परिवहन पाठ 3 जीव विज्ञान दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिहार बोर्ड पटना। आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करावें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पौधे में खाद्य पदार्थों की परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है? सचित्र वर्णन करें। उत्तर है पौधे में खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल का स्थानांतरण पौधे में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। अधिक सांद्रता वाले भागों को संभरण सिरे और कम सांद्रता वाले भागों को उपयोग सिरे कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। यह नलिका अत्यंत छोटे छिद्रों वाले प्लेट से जुड़ी रहती है, अतः यह नलिका में छोटे पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। तो इस प्रकार इसका चित्र है फ्लोएम की चालनी नलिका का। आप इसे देखकर कॉपी में उतार सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार पौधे में जल खनिज लवणों की परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जो जड़ से पौधे की ऊपरी भागों की ओर एक दिशीय पथ में गति करता है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है जो पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी या संचया अंगों जैसे संचया जड़ों से ऊपर की ओर ऊपरी मुखी द्विदिशीय पथ में गति करता है। इस प्रकार पौधे में परिवहन के लिए स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। जल तथा खनिज लवणों का जाइलम से होने वाले परिवहन को भौतिक बल द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में उपयोग होता है। तो इस प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन का पूर्ण आंसर हो चुका है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। उत्तर है रक्त एक तरल उत्तक है। इसे परिवहन उत्तक भी कहा जाता है। इसमें 55 से 60% हिस्सा जलीय घोल के रूप में पाया जाता है। इसे प्लाज्मा भी कहते हैं। शेष भाग में रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। इनकी संरचना निम्नलिखित है। एक में है प्लाज्मा। यहाँ हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। यह रक्त में लगभग 55 से 60% होता है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज और 0.5% वसा तथा शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा नंबर है रक्त कोशिकाएं। आयतन के हिसाब से यह कुल रक्त के करीब 40 से 48% भाग है। स्त्रियों में इसकी संख्या कम तथा पुरुषों में अधिक होती है। यह 3 प्रकार की होती है। एक में है लाल रक्त कण। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक लौह युक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। 1 किलोग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन हो सकता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 30 लाख लाल रक्त कणों का निर्माण करता है और इतना ही नष्ट भी होते रहता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन के द्वारा लिए गए हैं ऑक्सीजन से सहयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इससे इसका रंग गुलाबी या लाल होता है। दूसरा है श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण ये अनियंत्रित आकार की न्यूक्लिक युक्त कोशिकाएं हैं। यह रंगहीन कोशिकाएं हैं। इनके कुछ कोशिकाओं की जीव द्रव में दानेदार कण पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उभयनिष्ठ हो सकता है। इनकी संख्या लाल रक्त कणिका से कम होती है।
श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की सुरक्षा प्रहरी का कार्य करती है। यह अलग अलग रोगाणुओं से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तीसरा नंबर है रक्त पट्टिकाणु। यह अनियंत्रित आकार का तारानुमा कोशिकाएं हैं। इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर 1.5 से 3 लाख तक होती है। इसे डिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यह मानव हृदय का एक पिक्चर है, चित्र है, जो आप देख के आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। उत्तर है हृदय का आकार तिकोना होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर और सकरा भाग पीछे की ओर है तथा बाईं तरफ झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। इस गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। या हृदय को बाहरी आघातों से तथा हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं में 4 विषम होते हैं जो दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय हैं। यह दोनों एक विभाजिका या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। दायां अलिंद दाएं निलय में एक छिद्र जिससे दायां अलिंद नीले छिद्र कहते हैं के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक झिल्ली कपाट पाया जाता है जो रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने देता है किंतु विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता है। दाएं निलय की अगले भाग की बाईं ओर से एक बारी फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप से निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार बल्ब स्थित होते हैं। इस बल्ब के कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता है परंतु फिर वापस नहीं आ सकता। फुफ्फुस चाप आगे की ओर दाएं और बाएं फुफ्फुस धमनियों में बट जाता है जो रक्त को फेफड़ों में ले जाते हैं। बाएं निलय के अगले भाग के दाएं कोने से महाधमनी या महाधमनी चाप निकलता है। दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं एक पक्ष महाशिराएं खुलती है जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है। बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती है जो फेफड़ों से शुद्ध बाएं अलिंद में लाती है। जो आप इस प्रकार एक चित्र को देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की कार्यविधि को समझाएं। उत्तर है हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। वह उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है। हृदय पुनः उस शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। यह कार्य हृदय की पेशीय भित्ति के संकुचन द्वारा संपन्न होता है।
हृदय के बेस्मों, अलिंद और निलय में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। हृदय के बेस्मों का संकुचन सिस्टॉल तथा शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त 2 अग्र महाशिराओं एवं एक पश्च महाशिरा के द्वारा अलिंद में पहुंचाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचाता है। इसके बाद दोनों अलिंदों में संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलय में शिथिलन होता है। दायां अलिंद निलय क्षेत्र के द्वारा दाएं निलय से में तथा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं अलिंद छिद्रों के द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाता है। जब दोनों अलिंद खाली हो जाता है तथा दोनों निलय रक्त में भर जाता है, तब निलय में संकुचन तथा अलिंदों में संकुचन होता है और फिर आगे की क्रियाओं द्वारा रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में संचालित होता है। इस प्रकार हृदय अपना कार्य संपन्न करता है।